खुदा जाने वो कौन है। वैसे उसके मोटरसाइकिल के नंबर मेरे जहन में महफूज हैं। चलो ठीक है, शायद कभी उसे तलाश करना पड़े तो इस कुलिया से बआसानी उसका पता चलाया जा सके। जी हाँ, मादाम बासाशी ने मुख्तसर जवाब दिया। अब आपका क्या प्रोग्राम है? मैं खुद सोच रही हूँ कि क्या करूँ। बहरहाल पहले मैं अपने आदमी से पता करती हूँ, उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और उसे ट्रांसमीटर बंद करके गहरी सांसें लेना शुरू कर दी, जैसे वो जहन में कोई फैसला करना चाह रही हो। फिर उसने ट्रांसमीटर पर एक और फ्रिक्वेंसी सेट करना शुरू कर दी। ये फ्रिक्वेंसी उसकी ग्रो के लिए मखसूस थी। चंद लम्हों की कोशिश के बाद राब्ता मिल गया। MB3 स्पीकिंग ओवर, मादाम बसाशी ने गराते हुए कहा। ओह मादाम बसाशी, नंबर 3 दिस एंड ओवर। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ उभरी। आप लोग कहाँ पर हैं? ओवर। हम पॉइंट 11 पर मौजूद हैं। आप बाहरियत है मादाम? ओवर। यस मादाम नंबर 3, मैं ठीक हूँ। तुम लोगों के लिए एक गमनाक पैगाम है। फ़र्ज पर कुर्बान हो चुका है। ओवर। B2 फ़र्ज पर कुर्बान हो चुका है। ओवर। क्या मादाम वाकई हम सब के लिए ये इंतहाई गमनाक पैगाम है? बहरहाल हमें खुशी हुई कि हमारा साथी अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए हमसे बिछड़ा है। ओवर। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ हकीकतन इंतहाई गमज़दा थी। ठीक है, मुझे खुद उसकी मौत का बेहद अफसोस है। बहरहाल मैं पॉइंट 11 में हूँ, बाकी बातें वहीं होंगी। ओवर। बेहतर मादाम। ओवर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ओवर एंड ऑल, मादाम ने कहा और फिर ट्रांसमीटर बंद कर दिया। ट्रांसमीटर बंद करके उसने अलमारी में रखा। फिर खुद आहिस्ता आहिस्ता कोठी से बाहर निकल आई। इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में पहुंचा, ब्लैक ज़ीरो मोदबाना अंदाज में कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बैठो ताहिर, इमरान ने संजीदगी से कहा और ब्लैक ज़ीरो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। इमरान पर इस वक्त संजीदगी तारी थी। ताहिर, हमें बुरी तरह चोट हुई है। नंबर 1 मादाम बासाशी हाथ से निकल गई है। नंबर 2 दानिश मंजिल पर हमला हुआ। जाहिर है अब ये अमारत मुजरिमों की नज़र में आ गई है। नंबर 3 जोसेफ बुरी तरह जख्मी है। ये वाकई बुरा हुआ इमरान साहब। वैसे क्या आप मादाम बासाशी से सच उगलवा सकेंगे? मैंने उसे ऐसा नफसियाती चक्कर दिया था कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर ऐन मौका पर कमबख्त B2 बीच में आन लपका और फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि वो हाथ से निकल गई। ब्लैक ज़ीरो ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि वो भी गहरी सोच में पड़ गया। फिर अचानक चौंका। इमरान साहब, 5 कैदी हमारे पास है, हो सकता है उनसे कुछ मालूमात हासिल हो जाए। या ये तो फजूल है क्योंकि ये सब मुकामी गुंडे हैं, जाहिर है उन्हें क्या पता होगा। इमरान ने कहा। यार आपकी बात भी ठीक है, ब्लैक ज़ीरो बड़बड़ाया। समझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि B2 ने दानिश मंजिल का पता कैसे चलाया? क्या नुमानी का ताक़ुब हुआ है? मेरे जहन में भी ये ख्याल आया था, चनाचे मैंने नुमानी से कांटेक्ट किया। उसने कहा कि उनका ताक़ुब नहीं हुआ। उन्होंने ताक़ुब का खास ख्याल रखा था, तनवीर से भी नहीं हो सका। नुमानी के कहने के मुताबिक वो यहाँ से किसी नाइट क्लब की तरफ गया है। और वैसे अब मुझे तनवीर का सख्ती से नोटिस लेना पड़ेगा। नाइट क्लब और शराब में पड़कर वो किसी दिन दुश्मनों के हत्थे चढ़ गया तो वो उससे हमारा सब राज उगलवा सकते हैं। इमरान के लहजे में गुस्से की झलक थी। ब्लैक ज़ीरो खामोश रहा। जाहिर है वो क्या जवाब देता। तनवीर को फ़ोन करो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ब्लैक ज़ीरो ने हुक्म दिया और ब्लैक ज़ीरो ने खामोशी से टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाना शुरू कर दिए। चंद लम्हे तक घंटी बजती रही। रिसीवर अब इमरान के हाथ में था। रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, किसके पेट में दर्द उठा है इस वक्त? तनवीर की हवाबनाक आवाज़ उभरी, जिसमें झंझलाहट भी साफ नुमाया थी। X2, इमरान ने गराते हुए भराई आवाज़ में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से तनवीर की हकलाती हुई आवाज़ सुनाई दी। अब उसकी आवाज़ में झंझलाहट और बेजारी की बजाय खौफ और बौखलाहट का अंसर शामिल था। क्या कर रहे थे? इमरान ने गहरी संजीदगी से कहा। मैं सो रहा था सर। तनवीर अभी तक अपने ऊपर काबू ना पा सका। फ्लैट किस वक्त पहुंचे थे? इमरान के लहजे में तलही थी। आधा घंटा पेशतर सर, तनवीर ने जवाब दिया। दानिश मंजिल से जाने के बाद अब तक कहाँ रहे सर? एक मामले में उलझ गया था। तनवीर की आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। किसी नाइट क्लब में? इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। नो सर, मैं नाइट क्लब हरगिज़ नहीं गया। फिर कहाँ थे सर? मैं वैसे जा तो नाइट क्लब में ही रहा था, लेकिन रास्ते में। और फिर अपने साथ पेश आने वाला तमाम वाक़या तफसील से सुना दिया। क्या तुम सच कह रहे हो? अब इमरान के लहजे में कदरे हैरत थी। यस सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो कोठी कहाँ है सर? कोठी नाइट क्लब रोड की जैली सड़क पर। क्या वो औरत जापानी थी? यस सर। अब उसने मेकअप किया हुआ था। इस वक्त उसका क्या हुलिया था? और फिर तनवीर ने हुलिया तफसील से बयान कर दिया और इमरान के चेहरे पर हुलिया सुनकर हैरत से रोंगटे खड़े हो गए। मेकअप उतारने के बाद उसका क्या हुलिया था? इमरान ने पूछा और तनवीर ने दूसरा हुलिया भी तफसील से बतला दिया। तुम्हें उसकी कार का नंबर याद है? नो सर। मैंने गुस्से में उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तनवीर का लहजा हैरतनाक था। इमरान ने हनकारा भरा। और कोई चीज़ जो तुमने रिपोर्ट में ना बताई हो? इमरान ने रफ्तन कुछ सोचते हुए पूछा। नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। और सर मैं एक बात बतानी भूल गया। वो जापानी लड़की
लड़ती हुई जब एक जगह गिरी और फिर भाग निकली तो उसके हाथ से उसकी उंगली में एक अंगूठी थी जो गिर पड़ी। फिर जल्दी बताओ, क्या तुमने अंगूठी उठा ली? इमरान ने पूछा। चेहरे पर जोश के जज्बात नुमाया थे। यस सर, इस वक्त भी वो अंगूठी मेरी कोट की जेब में है। और वेरी गुड तनवीर, इस अंगूठी की वजह से तुम्हें माफ़ किया जाता है, वरना आज मैंने तुम्हें सख्त सज़ा देने का फैसला किया था। आइंदा तुम नाइट क्लब वगैरह के चक्कर में पड़े तो तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। थैंक यू सर, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। ठीक है, मैं इमरान को भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम ये अंगूठी उसे दे दो, जब तक इमरान आए तुमने इस अंगूठी की खास तौर पर हिफाजत करनी है। बेहतर सर, तनवीर ने जवाब दिया। इमरान ने रिसीवर रख दिया। वेरी गुड, हर आज तो ताहिर लुत्फ़ आ गया। आज तनवीर ने दूसरा कारनामा सर अंजाम दिया है। और फिर उसने ब्लैक ज़ीरो को तमाम वाक़या सुना दिया। तो क्या वो मादाम बासाशी थी? हाँ ताहिर, ये वही मादाम बासाशी थी जो फैक्ट्री से निकल भागी। तनवीर की रिपोर्ट में है कि वो ट्रांसमीटर पर किसी को बता रही थी कि खुफिया फ़ाइल के उसके फ़ोटो अंगूठी में बंद है और वो अंगूठी अब तनवीर के कब्ज़ा में है। अगर वाकई वो वही अंगूठी है तो इसका मतलब मादाम बासाशी की तमाम मेहनत अकारत गई और उसका मिशन भी फ़ेल हो गया। अगर ऐसा है तो फिर लुत्फ़ आ गया, ये तो कुदरत की तरफ से यह भी इमदाद है। हाँ, मैं तनवीर के पास जा रहा हूँ, मैं अंगूठी लेकर दोबारा आऊँगा। तब तक तुम इन मुजरिमों का ख्याल रखना। ओके सर, मैं ख्याल रखूँगा, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया और इमरान कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मादाम बासाशी तेज़ी से कार ड्राइव करते हुए अपने अड्डे की तरफ जा रही थी। वो सोच रही थी कि न जाने ये कमबख्त मोटरसाइकिल वाला कहाँ से आ गया। उसने उसका एक आदमी भी हलाक कर दिया था। फिर उससे मज़ीद उलझने में वक्त ज़ाया करने की बजाय फ़रार हो जाना ज़्यादा मुनासिब समझा, वरना वो तो बलाए दर माँ की तरह पीछे पड़ गया था। उसने मुख्तलिफ सड़कों पर कार घुमाकर ताक़ुब का अंदाज़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो ये देखकर मुतमईन हो गई कि उसका ताक़ुब नहीं हो रहा। उसकी कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही और फिर पुरानी हवेली के करीब जाकर रुक गई। मादाम बासाशी कार से उतरी, फिर तेज़ से कदम उठाती हुई उस वीरान हवेली में दाखिल हो गई और मुख्तलिफ कमरों से गुजरती हुई वो एक छोटे से कमरे में आ गई। उसने जेब से एक लाइटर निकाला और फिर सामने वाली दीवार में लगी हुई एक छोटी सी कील के सिरे पर लाइटर का शोला मरकूज कर दिया। एक खटका हुआ और कमरे की कोने का फर्श हट गया। मादाम ने लाइटर बुझा दिया और जीने उतरने लगी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने हाथ बढ़ाकर बाएं तरफ वाली दीवार पर लगा हुआ एक बटन ऑन कर दिया। बटन ऑन होते ही वहां इलेक्ट्रिक की तेज़ रोशनी फैल गई। जहां सीढ़ियां खत्म हुई थी उसके सामने एक ठोस दीवार थी। उस दीवार की साइड पर लगी हुई एक छोटी सी कील पर उसने दोबारा लाइटर का शोला डाला। दीवार दरमियान से अलहदा हो गई। अब वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा मौजूद था। दरवाजे की दूसरी तरफ एक लंबी सी गैलरी थी जो ट्यूबों से पूरी तरह रोशन थी। वो तेज़ी से गैलरी में चलती रही, फिर एक बहुत बड़े लोहे के मजबूत दरवाजे में लगा हुआ एक छोटा सा बल्ब जलाया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड पर एक बटन ऑन किया और कमरा रोशन हो गया। ये उसका महसूस कमरा था। हर जगह हर चीज़ अपनी जगह पर ठीक ठाक थी। वो सामने रखे हुए सोफे पर धम से बैठ गई, जैसे एक तवील मुसाफत तय करके आई हो। उसे इत्मीनान था कि वो अपना मिशन मुकम्मल कराई है। और फिर उसने उंगली से अंगूठी उतारने के लिए उस पर हाथ धरा और फिर यूं उछली जैसे वहाँ उंगली की बजाय उसका हाथ किसी सांप से टकरा गया हो। वो बौखला कर उंगली देखने लगी, लेकिन अंगूठी में उंगली का नामो निशान भी नहीं था। वो सुन्न होकर रह गई। फिर उसने यूं अपना सर पकड़ लिया जैसे अपने आप को बेहोशी से बचाना चाहती हो। इंतहाई मायूसी के आलम में वो दोबारा सोफे पर बैठ गई। क्या उसकी तमाम मेहनत अकारत गई? उसका जहन चीख उठा, अंगूठी कहाँ गई? उसने कदरे संभल कर सोचना शुरू कर दिया। जब वो मादाम बासाशी को रिपोर्ट दे रही थी तब तो अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद थी, तो फिर कहाँ गिरी? और अचानक उसके जहन में धमाका हुआ और उसे यकीन हो गया कि उस कमबख्त मोटरसाइकिल वाले से लड़ाई के दौरान अंगूठी वहीं कमरे में गिर गई। उसने लपक कर ट्रांसमीटर अलमारी से निकाला और फिर तेज़ी से उसने बटन ऑन करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों की कोशिश के बाद राब्ता कायम हो गया। मादाम बासाशी स्पीकिंग ओवर, मादाम ने गराते हुए कहा। यस नंबर 11 दिस एंड ओवर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। नंबर 11 फ़ौरन कार लेकर पॉइंट 5 पर पहुंच जाओ और वहां ऑपरेशन रूम की तलाशी लो। अगर वहां तुम्हें कोई अंगूठी मिले तो उसे लेकर मेरे पास फ़ौरन पहुंचो। किस किस्म की अंगूठी मादाम? दूसरी तरफ से हैरत से पूछा गया। शट अप, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हें अंगूठियों की किस्में बताती रहूं। जल्दी वहां पहुंचो। ओवर। ओके मादाम, मैं जल्दी जा रहा हूं। ओवर। दूसरी तरफ से बौखलाती हुई आवाज़ आई। ओवर एंड ऑल। मादाम ने ट्रांसमीटर के बटन ऑफ कर दिया और फिर वो कमरे में टहलने लगी। उसके चेहरे पर कभी जोश के और कभी मायूसी के आसार छा जाते। चंद लम्हे गुजरे थे कि कमरे में हल्की सी सीटी गूंजने लगी। उसने लपक कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। मादाम बासाशी स्पीकिंग ओवर। जंगली बिल्ली की सी गराहट उसकी हलक से निकला। मादाम बासाशी दिस एंड ओवर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। क्या बात है? ओवर। मादाम बासाशी की गराहट कम होने की बजाय और बढ़ गई। शायद इस वक्त वो अपनी शिकस्त के रद्दअमल के तंज पर शदीद गुस्से में थी। मादाम, क्या आपका ताक़ुब किसी मोटरसाइकिल सवार ने किया था? ओवर। और मादाम बुरी तरह से चौंक पड़ी। तुम्हें कैसे पता चला? उसने तेज़ी से पूछा।
MB3 ने पॉइंट 5 से मुझे कॉल किया, वो बता रही थी कि उन्होंने वहाँ से आपकी कार निकलते देखी, फिर आपके निकलते ही थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार भी आपके पीछे गया था। ओवर। मादाम बसाशी ने तफसील बताते हुए कहा, MB3 वहाँ कैसे पहुँच गई। ओवर। और फिर मादाम बसाशी ने MB3 के अगवा से लेकर दानिश मंजिल पर हमले का हाल तमाम सुना दिया। MB3 ने वहाँ किसी अंगूठी का भी जिक्र किया था, क्या उसे कमरे से कोई अंगूठी मिली थी। ओवर। नो मादाम, उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। क्यों, क्या बात है, आप कुछ परेशान लगती हैं। ओवर। तो फिर छूट गई वो अंगूठी जिसमें खुफिया फ़ाइल के फ़ोटो थे, वहीं गिर गई। वो यकीनन उस मोटरसाइकिल के हत्थे चढ़ गई होगी। ओवर। मादाम बसाशी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ मादाम, वैसे एक क्ल्यू है, MB3 को मोटरसाइकिल के नंबर मालूम है। ओवर। क्या कहा, नंबर मालूम है। ओह शुक्र, ये कोई क्लू तो मिला। मैं उस मोटरसाइकिल सवार की कब्र से भी अंगूठी निकलवाऊंगी। क्या नंबर है उसके। ओवर। ये तो मुझे मालूम नहीं। ओवर। आप MB3 से पूछ सकती हैं। ओवर। ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ। मादाम, आपका मिशन अभी तक अधूरा है, आप मेहरबानी से अपना मिशन पूरा करें। मैं जल्द अज जल्द इमरान की लाश देखना चाहती हूँ। ओवर। ओके मादाम, मैं अब तक पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन न जाने क्या बात है, मैं हर बार नाकाम सी होती जा रही हूँ। ओवर। भरपूर कोशिश करें और जल्द अज जल्द। ओवर। ओके मादाम। ओवर एंड ऑल, मादाम बासाशी ने कहा और फिर ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी तब्दील करने लगी। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से राब्ता कायम हो गया। मादाम बासाशी स्पीकिंग। ओवर। उसने राब्ता कायम करते हुए घर आकर कहा, मादाम बासाशी दिस एंड। ओवर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, क्या आपने पॉइंट 5 के ऑपरेशन रूम में कोई अंगूठी तो नहीं देखी। ओवर। नो मादाम, मुझे वहाँ कोई अंगूठी नज़र नहीं आई। क्यों, क्या बात है। इस अंगूठी में खुफिया फ़ोटो थे, वो अंगूठी वहीं गिर गई। उस मोटरसाइकिल सवार का नंबर क्या था। ओवर। KMA 1121 मादाम, दूसरी तरफ से जवाब आया। ओके, अब आपने अपने मिशन के मुतालिक क्या सोचा है। ओवर। मादाम, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। ओवर। आपने अपना मिशन हर सूरत पूरा करना है, इसके लिए कोई तरीका सोचना आपका काम है। बहरहाल काम जल्दी हो जाना चाहिए। ओवर। ओके मादाम, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। ओवर। थैंक यू। ओवर एंड ऑल, मादाम ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। KMA 1121 मादाम बासाशी ने बड़बड़ाते हुए कहा, अब हमें इसका पता सुबह ही चल सकता है, चलो चंद घंटे की बात है, कोई क्ल्यू तो मिला, वरना बिल्कुल अंधेरा था। और फिर कमरा एक बार फिर सीटी की आवाज़ से गूंज उठा। मादाम ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। मादाम बासाशी स्पीकिंग। ओवर। नंबर 11 दिस एंड। ओवर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रिपोर्ट मादाम, जहाँ कोई अंगूठी नहीं, अलबत्ता साउंड प्रूफ कमरे में एक लाश मौजूद है। ओवर। ठीक है, लाश को वहाँ से उठाकर किसी और जगह फेंक दो। और सुनो, एक नंबर नोट करो, KM2 1121। सुबह रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुलते ही इस नंबर के मालिक का पता करके मुझे रिपोर्ट दो। ओवर। ओके मादाम। ओवर एंड ऑल, मादाम ने कहा और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। तनवीर रिसीवर रखकर उठा और फिर वो अपने कोट की तरफ बढ़ा। वो कोट की जेब में अंगूठी की मौजूदगी का यकीन कर लेना चाहता था। अंगूठी कोर्ट में मौजूद थी। उसने अंगूठी का बागौर तज्जिया किया। बज़ाहिर तो एक सादा सी अंगूठी लेडीज़ रिंग मालूम होती थी, लेकिन बागौर देखने पर उसे महसूस हुआ कि उसकी साख कुछ अजीब सी है। बहरहाल उसने उस पर मौजूद ज़्यादा तवज्जो करना मुनासिब नहीं समझा और दोबारा उसे कोट की जेब में डाल लिया। अब वो कोट पहनकर कुर्सी पर बैठा इमरान का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वो इमरान का इंतज़ार करने पर मजबूर था, क्योंकि ये एक्सट्रो का हुक्म था, वरना वो इमरान को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। अब वो इस वक्त को कोस रहा था जब उसने नाइट क्लब जाने का इरादा किया। हाँ, वहाँ चक्कर में फंस गया। कितना अच्छा होता अगर वो नुमानी की तरह सीधा फ्लैट पर आ जाता और अब सब झंझटों से आज़ाद गर्म बिस्तर में नींद के मज़े ले रहा होता। सुबह होने को थी। थोड़ी देर बाद कालबेल की पुरजोर आवाज़ गूंजी। उसने काहली से उठकर दरवाज़ा ओपन किया और फिर दरवाज़ा खोलकर एक तरफ हो गया। आने वाला हस्बे तवक्का इमरान ही था। अस्सलामुअलैकुम भैया तनवीर, सुनाओ रात कैसी गुजरी। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए हाँक लगाई। लानत है इस रात पर जो हमहा की मुसीबत में फंस गया। तनवीर ने दरवाज़ा बंद करते हुए गुस्से से कहा, क्यों, क्या हुआ, क्या पेट में मरोड़ होता रहा, मुर्ग मुसल्लिम हजम नहीं हुआ होगा। इमरान ने आंखें झपकाते हुए कहा, अब वो कुर्सी पर बैठ चुका था। तुम जब भी सोचोगे गलत सोचोगे। तुम वो अंगूठी लो और चलते फिरते नजर आओ। तनवीर ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। इमरान कमरे में उठकर टहलने लगा। तनवीर हैरत से इमरान को देख रहा था, जो खामोशी से टहल रहा था। क्या कर रहे हो तुम, उसने हैरत से पूछा। कमाल है, तुम भी बिल्कुल चोर वाक़या हुए हो। पहले हो कहाँ चलते फिरते नजर आओ, और अब जबकि मैं चल फिर रहा हूँ तो खुद ही पूछते हो कि क्या कर रहे हो। इमरान ने झंझलाहट के आसार चेहरे पर नुमाया करते हुए कहा और तनवीर बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो, इमरान कुर्सी पर बैठते हुए बोला। क्या कहा, हंसना जुर्म है। तनवीर को फिर गुस्सा आ गया। अरे अरे, नाराज़ क्यों होते हो, मैं तो इसलिए कह रहा था कि एक शायर का शेर है, तुम भी गाज गुज़श्ती है, नोश्ती भी गाज गुज़श्ती, के गम को इख्तियार की गुजरे तो गम ना हो। देखा क्या चक्कर दिया है मुझे, तो ये शायर भी कोई
बहुत बड़ा जासूस मालूम होता है। तुमने अंगूठी कहाँ से ली? आहर तनवीर तंग आकर पूछा। क्यों, क्या मंगनी करवाने का ख्याल है? इमरान ने कहा, लेकिन तनवीर ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से उठकर कोट की जेब से अंगूठी निकाली और इमरान के हाथ पर रख दी। इमरान ने एक लम्हे के लिए अंगूठी को बगौर देखा और उसको जेब की कोट के अंदरूनी जेब में रख लिया। जाते हो, यह अंगूठी किसकी है? किसकी है? उस बदजात जापानी लड़की की। अरे अरे, क्यों सी गालियां दे रहे हो? गजब खुदा का, एक्स2 को पता चला तो कच्चा चबा जाएगा। इमरान ने अपने गाल पीटते हुए कहा, क्या मतलब? तनवीर इमरान की इस एक्टिंग पर बौखला गया। अरे तुम नहीं जानते, ये जापानी लड़की एक्स2 को मुझसे ज़्यादा दिल नवाज है और एक्स2 ने कोठी से बतौर निशानी दी थी। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा, बकवास मत करो। एक्स2 ज़िंदगी भर कभी महबूबा वगैरह नहीं पाल सकता, वो तो एक पत्थर दिल इंसान है। तनवीर ने मजबूत लहजे में कहा। कभी कभी पत्थर को भी जोंक लग जाती है प्यारे भाई, इमरान ने कहा। बहरहाल वो जोंक तुम हो सकते हो, कोई लड़की नहीं। तनवीर भी शायद मूड में था। अरे तुम होश हो तो हम हाँ, मेरी जिन्स बदल कर रख दी। जोंक तो जोंक होती है और मैं होंठ कैसे काट सकता हूँ? मेहनत तो हो सकती है, मोनस बन सकते हो। तनवीर ने भरपूर चोट की और इमरान बनफसे नफीस हंस पड़ा। उसके तमाम हकूक तो जूलियन आफ्टर वाटर के नाम महफूज है, इमरान ने जवाब दिया। जूलिया का नाम मेरे सामने मत लो और तुम भी अब दफ़ा हो जाओ, मैं सोना चाहता हूँ। तनवीर का मूड न जाने क्यों अचानक बिगड़ गया। अच्छा चलो, उसका नाम ना सही, दूसरे ही हुलिये को हम लोग अपडेट कर देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर और इमरान शायद तनवीर का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। अब तुम जाओगे या मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं? तनवीर अचानक बुरी तरह बिगड़ गया, शायद नींद ने जोर कर दिया था। जाता हूँ यार, जाता हूँ, तुम तो हाथापाई पर उतर आए हो। वैसे सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हो, इमरान ने कहा और तनवीर उसकी तरफ झपट पड़ा, मगर फिर उसे रुक जाना पड़ा क्योंकि इमरान पलक झपकने में कमरे से बाहर निकल गया था। तनवीर ने एक तवील सांस लेते हुए दरवाज़ा बंद किया और फिर बड़बड़ाया, हंस कम जहाँ पाक। फिर उसने बिस्तर पर ढेर होते हुए देर नहीं की। चंद लम्हे बाद जोरों शोर से हराटे सुन रहा था। मैं क्या कह सकता हूँ मादाम, आप बहरहाल जो बेहतर समझे वही करें, खतरनाक शिकल वाले कवि हैकल मर्द ने मोदबाना अंदाज में कहा। ये तो ठीक है नंबर 3, लेकिन हमें बहरहाल अपने मिशन में कामयाब होना है। मैं ही उलझन में हूँ कि उसके लिए क्या प्रोग्राम सोचा जाए। बज़ाहिर मादाम बसाशी ने सोफ़े की पुष्ट से टेक लगाते हुए कहा कि उसकी खूबसूरत आंखों में उलझन तैर रही थी। मेरे ख्याल में दोबारा वजारत दफ़ा के दफ्तर पर चढ़ाई की जाए। नंबर 3 ने कुछ देर सोचने के बाद तजवीज़ पेश की, लेकिन ये हमारे ख्याल में बेहतर नहीं होगा। अब पहले हमले के बाद वहाँ उसकी हिफाजत के लिए वसी इंतजाम किए गए होंगे और दूसरा ये हो सकता है कि वहाँ से वो नक्शा निकाल कर किसी और जगह रख दिया गया हो। फिर आप ही कुछ सोचो, मेरा दिमाग तो काम नहीं करता। एक सूरत हो सकती है कि किसी तरह इमरान से वो फिल्म हासिल कर ली जाए, क्योंकि ये तो तय है कि वो फिल्म इमरान ने निकाल ली थी, मादाम ने एक तजवीज़ सामने लाते हुए कहा। लेकिन क्या पता मादाम इमरान ने वो फ़िल्म ज़ाया कर दी हो, या हो सकता है कि वो फ़िल्म उसने वजारत दफ़ा को भेज दी हो। होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इन दोनों बातों का इम्कान कम है। पहली बात तो ये कि इमरान को उस फिल्म के ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि मेरी मालूमात के मुताबिक वजारत दफ़ा को ये तासुर दिया गया है कि हमला आवर नक्शा हासिल करने में नाकाम रहे, इसलिए इस फिल्म का वापस करना तो बेमायनी सी बात है। नंबर 3 ने सिर्फ सर हिला देने पर इक्तफ़ा किया। थैंक यू। तो फिर इमरान को गिरफ्तार किया जाए, फिर उस पर तशद्दुद करके फ़िल्म का पता लगाया जाए, मादाम बसाशी ने फैसला करते हुए कहा। ओके मादाम, नंबर 3 ने जवाब दिया। तुम अपने घरों के तमाम आदमी को उसकी तलाश पर लगा दो, जहाँ कहीं भी वो मिले उसे हर कीमत पर अगवा करके यहाँ ले आओ। एक दफ़ा वो यहाँ आ गया तो फिर वो बगैर फ़िल्म का पता बताए यहाँ से नहीं जा सकता। मादाम बसाशी ने सोफ़े से उठते हुए कहा। मादाम के उठते ही नंबर 3 भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बेहतर मादाम, मैं अभी तमाम कारकुनों को इस काम पर लगा देता हूँ, नंबर 3 ने मोदबाना अंदाज में सर झुकाते हुए कहा, और फिर वो कमरे से बाहर चला गया। मादाम बसाशी ने नंबर 3 के जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया और खुद थके थके अंदाज में कुर्सी पर ढेर हो गई। उसका जहन सख्त उलझा हुआ था। उसे बहुत कम उम्मीद थी कि इमरान गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि वो इमरान की टाइप को अच्छी तरह समझ चुकी थी, लेकिन बहरहाल कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है। अभी वो सोच रही थी कि कमरा एक हल्की सीटी की आवाज़ से गूंज उठा। मादाम चौंक पड़ी और फिर उसने फुर्ती से एक अलमारी खोली और उसमें रखा हुआ ट्रांसमीटर उठाकर मेज़ पर रख दिया। सीटी की आवाज़ उस ट्रांसमीटर से आ रही थी। उसने जल्दी से ट्रांसमीटर का एक बटन दबा दिया। हेलो हेलो मादाम बासाशी स्पीकिंग ओवर। दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम आवाज़ उभरी। यस मादाम बासाशी, दिस एंड ओवर। मादाम बासाशी ने संजीदा लहजे में कहा। मादाम बासाशी, अब क्या प्रोग्राम है? ओवर। मादाम, मैंने फैसला किया है कि किसी तरह इमरान को गिरफ्तार करके यहाँ ले आऊँ, फिर उस पर तशद्दुद करके इस फिल्म का पता चलाया जाए। उसके लिए मैंने अपने तमाम कारकुन उसकी तलाश में लगा दिए हैं। ओवर। मादाम बसाशी ने अपना प्रोग्राम बताया। ठीक है, फिर तो आपका और मेरा मिशन एक हो गया। मेरे भी तमाम कारकुन इमरान की तलाश में है, लेकिन आप मुझे अपने हुक्म में थोड़ी सी तरमीम करनी पड़ेगी कि इमरान को कत्ल करने की बजाय उसे ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया जाए।
ताकि उस फ़िल्म का पता चलाया जा सके। बिल्कुल, बिल्कुल मादाम, अगर इमरान फ़िल्म का पता देने से पहले कत्ल हो गया तो मुझे अपने मिशन की तकमील के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ओवर। ठीक है, मैं भी अपने कारकुनों को नया हुक्म दे देती हूँ, और हाँ, एक दरख्वास्त ये भी होगी कि अगर इमरान आपके कारकुनों के हत्थे चढ़ जाए तो उससे फ़िल्म का पता चलाकर मेरे हवाले कर दिया जाए ताकि मैं अपना मिशन मुकम्मल कर सकूँ। ओवर। बिल्कुल मादाम, ऐसा ही होगा। अब जबकि हमारे मफादात मुश्तरक हो गए तो हम आपस में ताउन तो कर सकती हैं। ओवर। मादाम बासाशी ने होशदिली से कहा। ओके, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और मादाम बासाशी ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अब उसके जहन से कोई बोझ हल्का हो गया था, क्योंकि उसे इल्म था कि अगर मेरे कारकुन इमरान को ना पा सके तो हो सकता है MB1 की कारकुन उसे पा लें, तो उसका मकसद बहरहाल पूरा हो जाएगा।